कि गगनयान मिशन भेज करने वाला है और गगनयान मिशन में इस बार जो है कि एस्ट्रोनॉट के साथ जाएगा। 3 एस्ट्रोनॉट को लेके जाने वाला है। उसी मिशन से रिलेटेड जो है कि एक इंजन तैयार किया जा रहा है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है और उस क्रायोजेनिक इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्रायोजेनिक जो ये टर्म है ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है 2 सेकंड में? किन्हीं को अगर कुछ आइडिया हो तो बताएं। ये क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक टर्म का मतलब क्या होता है? बोले अगर बोलना चाहें तो। वेरी वेरी कोल्ड टेम्परेचर मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा तापमान पे जो चीजों को रखा जाता है। आपको पता होगा कि एक तरीके का एक क्रायोजेनिक टैंकर भी होता है जिसमें कि चीजों को जो है कि ठंडे पे लो टेम्परेचर पे कोल्ड में रखा जाता है। उसी तरीके का ये इंजन भी है जो कि भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है बहुत ही डाउन रहता है, बहुत ही कूल रहता है। कितना डाउन रहता है, कितना कूल रहता है, उस चीज को समझ लीजिए। इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन यूज होते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में होते हैं और जो ऑक्सीडाइजर इसमें यूज होता है वो जो है कि वो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है। आपको पता हो, अगर आपने थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा है तो आपको जानना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है अगर आप उसको लिक्विड अवस्था में लाना चाहते हैं तो 253 डिग्री सेंटीग्रेड -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लेंगे तब हाइड्रोजन जाके जो है कि लिक्विड में रहेगा। इतने कम टेम्परेचर पे इसमें हाइड्रोजन एज ए लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट रहता है इसके ऑक्सीडाइजर के लिए। और इसमें ऑक्सीडेशन जो कराया जाता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से कराया जाता है। जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है ऑक्सीजन के माध्यम से तो ऑक्सीजन का तापमान जो है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है डाउन। इतने नीचे टेम्परेचर पर जब रहता है तो इसका फायदा क्या है? एक तो अब जो ये गगनयान मिशन में क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है ये तो पेलोड भेजने के लिए, ये एकदम तैयार है, ये इसरो ने सब सूचना दिया है, उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिए। लेकिन ये इंजन हमारे ऐसे भी यूज होते हैं। जब आपका कोरोना का पीरियड चल रहा था। हाँ प्रियंका गिरी, कुछ बोलना है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन गायब हो गया? अरे जस्ट एक सेकंड, सॉरी। दिख तो रहा था, क्या हो गया? अब आया? हेलो यस हेलो। सर, यस सर सर। ओके ओके ठीक। आ गया। देख लीजिए, तो मैं यही कह रहा था कि जो इसमें हाइड्रोजन को रखा जाता है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जो ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है वो जो है कि आपको -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तब जाके इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। और हमारे यहाँ पे क्रायोजेनिक टैंकर रहता है। आप देखे होंगे कि जो ट्रक रहता है, ट्रक के पीछे एक टैंकर बना हुआ रहता है और उसमें जो है कि एसी लगा हुआ रहता है। वो एसी नहीं रहता है, वो बहुत ही ज्यादा हैवी रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है उसके अंदर। आपको मान लीजिए उसका यूज यूज क्या हो सकता है। एक तो आप देख रहे थे कि कोरोना पीरियड में जब ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा रहा था तो उसी क्रायोजेनिक टैंकर में किया जा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में सप्लाई करना है और लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन को लेके जाया जाएगा तो बहुत विपुल मात्रा में ऑक्सीजन लेके जाया जा सकता है। एक लिए इसके लिए उसकी टेम्परेचर जो है कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे था। मान लीजिए कि कहीं पे आपदा आ जाता है, भूकंप आ जाता है, ये युद्धग्रस्त क्षेत्र हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या किया जाता है कि अगर आपको भोजन भेजना है, कोई खाद्य सामग्री भेजनी है, तो उसको कम टेम्परेचर पे रख के भेजेंगे तभी तो आपका जो है कि जाएगा और वो लंबे समय तक वहां पे रह पाएगा। अच्छा, तो इसलिए इस तरीके के क्रायोजेनिक टैंकर्स का भी हमारे आम जीवन में यूज है। जहां भी आप क्रायोजेनिक शब्द सुने, किसी में भी लगा हुआ, इसका मतलब जान लें कि वह जो है कि लो टेम्परेचर का ही बात कर रहा है और कोई साधारण लो टेम्परेचर की बात नहीं, -2-4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस की बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैवी लो टेम्परेचर की बात होगी। ओके, कोई नहीं, सुनो, लेट हो गया। तो आप हमको लगता है कि क्रायोजेनिक इंजन के बारे में समझ गए होंगे। क्रायोजेनिक इंजन ये है, जो अभी क्रायोजेनिक इंजन जो कि गगनयान मिशन में यूज होने वाला है उसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसका नाम ध्यान रख लीजिएगा कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है कि गगनयान मिशन में यूज होने वाला है। दूसरी बात है, इसका यूज क्या होगा, तो ये पेलोड लेके जाएगा। आप जानते हैं कि पेलोड क्या होता है। भारत ऐसा करने वाला छठा कंट्री बन गया है, छठा कंट्री बन गया है। तो इससे पहले कौन कौन से कंट्री है, ये यूपीएससी में इस तरीके के सवाल कई बार, या बीपीएससी में भी आजकल तो पूछे जाने लगा है। तो पहला कौन था? पहला दूसरा कुछ नहीं, बस 6 कंट्री है। तो ओबवियस सी बात है, आप लोग ऐसे भी कॉमन सेंस से इसका नाम ध्यान रख कर सकते हैं कि यूएसए है, रसिया है, चाइना है। इस तीनों का तो नाम ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। जापान भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, फ्रांस भी है, और उसके बाद इंडिया जो है कि ऐसा करने वाला छठा देश हो गया है।
आपको पता होना चाहिए कि हम 1994 से ही इस तरीके के क्रायोजेनिक इंजन पे काम कर रहे थे, और कोई जो इस इंजन के लिए नहीं, इस तरीके के हमने कई सारे क्रायोजेनिक इंजन बनाए हैं। पहले जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी, हम जो डेवलप्ड नेशन जैसे अमेरिका वगैरह से हो गया, उसमें मांगा करते थे, वो नहीं दिया करते थे हमको, और आज हम अब खुद से बनाने में सक्षम हैं। तो प्राउड होता है कि हमारे पास ऐसी संस्था इसरो वगैरह है। ये जो है कि क्रायोजेनिक इंजन यूज किस में होगा? गगनयान में होगा। तो गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये जो गगनयान मिशन जाने वाला है, इसमें इस बार 3 एस्ट्रोनॉट को लेके जाएगा। पहला 2 मिशन जो हुआ है, उसमें एस्ट्रोनॉट को लेके नहीं जाया गया है, लेकिन इस बार जो गगनयान जाएगा, वो एस्ट्रोनॉट को लेके जाने वाला है। कहाँ जाता है ये लोग? ये मिशन जाता कहाँ पे? अंतरिक्ष में जाता है। अंतरिक्ष मतलब क्या? पिछड़े की पृथ्वी की निचली कक्षा में लेके जाया जाता है, और इस तरीके से पृथ्वी की निचली कक्षा में 3600 किलोमीटर के बाद तो स्पेस स्टार्ट हो जाता है। वो उसका एग्जैक्ट मैंने डाटा नीचे लिखा भी है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो वहां पे जाके इसको स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक इंफॉर्मेशन आपके क्रायोजेनिक इंजन के बारे में था, और थोड़ा सा जो है कि गगनयान के बारे में था। इसरो से ही कई सारा न्यूज है, तो पहले इसरो का ही सारा न्यूज ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि दूसरे न्यूज की ओर जाएंगे। एक इसरो ने न्यूज दिया है कि इनसेट 3DS, इसको अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। आज से 3-4 दिन पहले ये न्यूज था, आप लोगों ने शायद पेपर में देखा होगा, अगर पेपर पढ़ते हैं तो। क्या है ये इनसेट 3DS? तो सबसे पहले तो इनसेट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इनसेट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। जो आप सुने ना, आईएनएस वगैरह का नाम सुने होंगे, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस, इसी तरीके से ये इनसेट जो है कि ये सैटेलाइट का सीरीज है, कोई मतलब कि एक सेट पार्टिकुलर सैटेलाइट नहीं है। इसमें जो 3D लिखा हुआ है, मतलब कि ये 3rd जनरेशन का ये सैटेलाइट है, इनसेट। इनसेट के माध्यम से आपको पता होगा कि बहुत पहले भेजा जाता था। जो आर्यभट्टा भेजा गया था हमारे यहाँ से, 19 अप्रैल 1975 को ये भारत का पहला सैटेलाइट था। वो भी रूस के सहयोग से भेजा गया था। सैटेलाइट तो अपना था, लेकिन हमने अपने से छोड़ नहीं पाया था, क्योंकि छोड़ने के लिए जो हमारे पास रॉकेट्स चाहिए, वो जीएसएलवी, पीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये पोलर ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल, वो सारा हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट बनाया था। और ये चीज, एक चीज जान लीजिए, सैटेलाइट बनाना आज भी बहुत आसान काम है। मुश्किल काम है उसको लॉन्च करवाना, और वो जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल रहता है, वो व्हीकल बनाना, वो काफी महंगा होता है। आप जो देखते हैं किसी लॉन्चिंग स्टेशन वगैरह पे कि बहुत लंबा सा एक रॉकेट के तरीके से बना हुआ है, उसमें आग लगता है, नीचे से आग निकलता है एकाएक, और फिर वो 3-2-1 करके ऊपर जो जाता है, तो वही लॉन्च व्हीकल ही रहता है। और सैटेलाइट तो उसके बिल्कुल ही ऊपर में बंधा हुआ रहता है, और वो पैक रहता है। ठीक है। तो इनसेट 3DS वही है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। सबसे पहले जो है कि इसका नाम आप लोग ध्यान रख लेंगे, ये 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है, इनसेट 3DS। इसको इस बात के लिए काफी ख्याति है कि यह मौसम के ज्ञान देने वाला है। यह सैटेलाइट, ये सैटेलाइट जाएगा जाएगा तो क्या करेगा, सॉरी, ये पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी देगा, ये महासागरों की निगरानी रखेगा, obvious सी बात है, मौसम की जानकारी देना तो ये सब तो बताएगा वो। बर्फ की गहराई का पता लगाएगा, धुंध कितना है, आग की स्थिति है क्या, हवा में नमी कितनी है, मौसम का पूर्वानुमान करना है। इन सारे चीजों का एक कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इनसेट 3DS हमको दे देगा। ठीक है। ये जो है कि इनसेट 3DS जो, इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं कि इनसेट में कोई एक सैटेलाइट नहीं है। इस वाले इनसेट में ये सैटेलाइट का एक समूह है, इसमें कई सारे सैटेलाइटों को रख के भेजा गया है, और पूरे उस क्लब का जो है कि उस कोलेब्रेशन का नाम जो है इनसेट 3DS दे दिया गया है। ठीक है। तो ऑब्वियस ये सिंपल सा इस बात को ध्यान रखना है कि इनसेट 3DS किसके लिए बना है, तो मौसम का ज्ञान देने के लिए, मौसम की जानकारी देने के लिए। अब मौसम की जानकारी देगा तो क्या करेगा, पृथ्वी की जानकारी, सतह महासागरों की निगरानी, बर्फ की गहराई, आग, धुंध, हवा में नमी, मौसम का पूर्वानुमान, यही सारा काम करेगा ये। अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाता है तो इन सारी चीज को आप एलोबरेट कर लेंगे। और इसको जो है कि ये मल्टीपर्पज सीरीज है। मल्टीपर्पज सीरीज इनसेट में क्या है, इस चीज को थोड़ा सा जानते हैं कि इनसेट के जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ये वाले नहीं, जो और भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो टेलीकम्युनिकेशन में भी काम कर लेता है, आपका ब्रॉडकास्टिंग में भी काम कर लेता है, मौसम का पूर्वानुमान में भी काम कर लेता है, और अगर कोई आपदा आती है तो उसमें कितना नुकसान हुआ उसका जो है कि आकलन करने के भी काम में इनसेट सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो इनसेट कोई एक सैटेलाइट नहीं है, इनसेट सैटेलाइट का समूह है,
और कई बार जो है कि इंसेक्ट जैसे कि आइनस विक्रांत वगैरह सुने होंगे, तो आइनस श्रेणी की कई सारी पनडुब्बियां, जैसे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां निकलती है तो कई सारी पनडुब्बियां निकलती हैं, -1 2 ऐसे करके, फिर वो स्कॉर्पियन 1, स्कॉर्पियन क्लास 2, इस तरीके से। तो वैसे इस तरीके से इंसेट 1, इंसेट 2, इंसेट 3, इस तरीके से इसके कई सारे सीरीज हैं। और इंसेट सीरीज के सैटेलाइट मल्टीपर्पज सीरीज के सैटेलाइट हुआ करते हैं। वो हमें क्या क्या बता सकता है? एक टेलीकम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दे सकता है, ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है, उसके बाद जो है कि मौसम के बारे में आपको जानकारी दे देगा, आपदा प्रबंधन के में बहुत सारा सहयोग कर देगा। इस तरीके से इसके कई मल्टीपर्पज यूज हुआ करते हैं ये इनसेट 3DS के, इनसेट सीरीज के सैटेलाइट के। अब इसमें क्या हो रहा था, आपको जो मैंने पढ़ाया ये कराया, ये वाला कि गगनयान वाला, तो इसके लिए तो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है, ठीक है, उससे वो जाएगा। इसमें क्या है, इसको स्थापित करने के लिए किसको भेजा गया है? तो GSLV, आप जानते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसको कहा जाता है। F-14 इसी इसी के नाम से ये व्हीकल था, और इसी से आपको इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया है। इस किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F-14 इस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। हो क्या रहा था कि लॉन्चिंग में कई बार परेशानियां आ रही थी। ये GSLV व्हीकल जो है कि ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो वहां पे जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि यार ये नोटी बॉय की तरह काम करता है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो फिर वो बहुत प्रचलित हो गया, तो कई सारे अखबारों ने इसका जो है कि निक नेम नोटी बॉय करके दे भी दिया है, कि नोटी बॉय जो है कि अब शरारती लड़का जो है कि अब आज्ञाकारी बन गया है। इस तरीके से इसका नाम दिया गया है। तो कई बार अगर आपके अखबार में या फिर कहीं पे भी ये पढ़ने के लिए नोटी बॉय मिल जाए, तो नोटी बॉय का मतलब क्या निकलेगा? यही GSLV F-14, इसी का क्या नाम है? नोटी बॉय है। सॉरी, आई थिंक ये क्लियर है। मैंने दो न्यूज बताया, एक क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताया इसरो से संबंधित, और दूसरा जो है कि इनसेट 3DS के बारे में बताया, और इनसेट सीरीज के सैटेलाइट के बारे में बताया। तो क्या ये क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का न्यूज कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे ब्लू जोन है, आप इस टर्मिनोलॉजी का अगर अंदाजा लगाना चाहेंगे तो किससे अंदाजा लगाएंगे? कोई अंदाजा लगाएं कि ब्लू जोन एक टर्म है, वो किससे संबंधित होगा? पर्यावरण से, समुद्री तट। समुद्र तट, समुद्र से पर्यावरण। सर, यस सर। पानी समुद्र से। सर। यस सर। ऑब्वियस सी बात है, ब्लू है तो पानी होगा ही, ब्लू है पानी पानी, लेकिन वो है नहीं, दुखद। ये आरती जो बोली है पर्यावरण से संबंधित, ये सही बात है कि ये पर्यावरण से संबंधित है। एक्चुअली पर्यावरण से भी संबंधित नहीं है, ये संबंधित है रियल एस्टेट सेक्टर से। ये ब्लू जोन टर्म जो है ये रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित है। वो आरती का भी गलत ही निकला। ऑब्वियस बात है कि इसमें पर्यावरण की चीजें होंगी, ठीक है। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, सिर्फ इतना ही है कि USA में इस तरीके से कई सारे शहर, कई सारे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में जो नया नया बिल्डिंग बन रहा है या नया नया सिटीज बनाया जा रहा है, तो उसमें कुछ चुनिंदा शहरों को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जो कि पर्यावरण फ्रेंडली हो, यानी कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है। इको फ्रेंडली हो तो क्या होगा वहां पे? ऑब्वियस सी बात है कि चलने के लिए पैदल व्यवस्था चलने की होगी, या फिर साइकिलिंग का ट्रैक होगा। जो पार्क होंगे आसपास में बहुत हरे भरे होंगे। वहां पे जो उस शहर में या फिर उस एरिया में या उस जोन में जो भी फूड बिकेंगे, जो खाना मिलेगा, वो क्या मिलेगा? बिल्कुल ही ऑर्गेनिक खाना आपको मिलेगा। बिल्कुल ही सारे के सारे फूड ऑर्गेनिक रहेंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि उस एरिया में जिम वगैरह बहुत सारी चीजें खोली जाएंगी, स्विमिंग पूल ये सब बनाए जाएंगे, ताकि आप हेल्दी रह सकें। इसका मकसद ही यही है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना। इसका मकसद क्या है ब्लू जोन का? कि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जाएं जो कि इको फ्रेंडली हो, और जो है कि आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो प्रमोट कर सके। पूरे वर्ष उसमें से कई सारे कार्यक्रम ऐसे चलेंगे जो है कि आपको स्वस्थ रखेगा। स्वस्थ रखने की कई सारी एक्टिविटियां उसमें होती रहेंगी। तो ये टर्म जो है ब्लू जोन इसी से संबंधित है। समझ लीजिए, ये क्लियर है। इस तरीके से टर्म पूछ लिए जाते हैं, उसमें दे दिया जाएगा ऑप्शन कि ये समुद्र से संबंधित है, ये ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है,
उसके बाद पर्यावरण से संबंधित है, या रियल एस्टेट से संबंधित है, या रेलवे के विकास से संबंधित है, या मतलब कि मछली की कोई नई प्रजाति खोजी गई है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये टर्म को नहीं सुना है। आप चाह के भी तुक्का भी नहीं लगा सकते, कोई साइंटिफिक बेसिस में काम करेगा ही। क्लियर है? एक जो आज मैंने न्यूज देखा, एक छोटा सा न्यूज है, वो मैतेई ट्राइब यूनियन के बारे में न्यूज है, उसको देख लेते हैं। फिर एक न्यूज और भी है इसरो का, उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर इस सेक्शन को खत्म करके इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। तो मैतेई ट्राइब यूनियन का आपको पता है ये कहाँ है मैतेई ट्राइब? कुछ बताइए। नागालैंड में सर, मणिपुर। मणिपुर मणिपुर सर, कोई मणिपुर। नागालैंड बोल रहे थे, ये वो सही बोल रहे थे। सॉरी सर, मणिपुर। अच्छा, आगे sorry बढ़ हो गया। गए सर। आगे बढ़ गया ये। ठीक। देखिए, ये जो ट्राइब यूनियन है ये सच में मणिपुर में ही है। यही ट्राइब यूनियन को क्या हुआ था उसमें, जो मणिपुर में इतना हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, और क्या क्या जाने महिलाओं के साथ हुआ, वो क्यों, मतलब क्या कारण क्या था, कुछ बता सकते हैं? एनीबडी, कोई बताए? एसटी का दर्जा देने के ऊपर हुआ था। किसको एसटी का दर्जा? शेड्यूल टाइप सर, किसको उसको किसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए सर। किसको किसको ये तो बताइए। मैतेई को सर। मैतेई ट्राइबल को। दो कम्युनिटी थे ना वहाँ पे, मैतेई और यस सर, मैं कुकीज। मैतेई और कुकी। कुकी। किसको दिया गया था? कुकी को दिया गया था या मैतेई को दिया गया था? कुकी को दिया मैतेई को गया था दिया सर, गया मैतेई था। डिमांड कर रहे थे। कुकी को दिया गया था और मैतेई गया डिमांड था। कर रहे थे। डिमांड कर रहे थे। यस सर। नहीं ठीक नहीं, है। मैतेई को दिया गया तो कुकी उसके अगेंस्ट गया कि मेरा हक जो है वो छीन रहा है। अच्छा, मतलब मैतेई को ही दिया गया था। कुकी पहले से कुकी पहले से शेड्यूल ट्राइब है वहाँ का। ठीक ठीक हाँ ठीक सर, सर। हाँ। दोनों जो भी बोल रहे दोनों सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ही सही है। हुआ भी यही यस था सर। कि मैतेई को वहां के जो है कि हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि इसको 4 सप्ताह के भीतर जो है कि इसको एसटी का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है। और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, तो आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि किस लेवल का विरोध हुआ, और किस तरीके से हमारा मणिपुर जलते रहा, किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रही, लॉ एंड ऑर्डर की कोई मतलब की व्यवस्था नहीं थी वहां पे, किस तरीके से एक तरीके का जिनोसाइड वाला सिचुएशन जो है कि पैदा ले लिया था। ये हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक संस्थान के लिए और किसी भी एक सभ्य समाज के लिए भी ये देखने से भी दूर रहना चाहिए। ये तो इतनी बर्बरता हुई है वहां पे मैतेई और मैतेई कुकियों के साथ, जिनके भी साथ जो हुआ काफी दुखद था। एक टर्म आता है जिनोसाइड, इसका मतलब क्या समझते हैं? सर इतनी क्लीजिंग होता है सर, इतनी क्लीजिंग एक तरह का बोला जाता है। बिल्कुल, एक तरीके का ये क्या कर रहा है, इतनी क्लीनिंग को थोड़ा सा और डिफाइन करें तो? सर जैसे किसी पार्टिकुलर समुदाय या समाज को, मतलब उसको वहां हटाने का कार्य करना, इस तरह का। देखिए, इतनी क्लींजिंग में कई सारी चीज आएंगे, किसी पार्टिकुलर समुदाय हो जाए, या कोई भाषाई ग्रुप के लोग हो जाएं, या कोई यस। धार्मिक ग्रुप हो जाए कोई, या फिर क्या कहते हैं आपका वो जो क्या आदिवासी समूह हो गया। इस तरीके से किसी एक ग्रुप को, पूरे के पूरे होल समूह का, जब उसको मतलब कि खत्म करने का प्रयास किया जाए, उसको वहां से हटा दिया जाए, उसके कत्लेआम कर दिए जाए, इस तरीके के शब्द को जीनोसाइड कहा जाता है। मास रूप से उसको पूरी के पूरी तरीके से एक्सटेंट कर देना, खत्म कर देना। वही उसी तरीके का एक नमूना देखने को मिला था, जो कि हमारे भारत देश के लिए और किसी भी सभ्य समाज के लिए ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। सरकारें चुप रही, वहां पे उस कम्युनिटी के भी कई सारे पुलिस लोगों ने जो है कि अपने अपने कम्युनिटी का साथ दिया, जो कि जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन संभालने के लिए दिया गया था, वही लोग इस तरीके का काम किए, जो कि एकदम बर्बर था। अब अभी क्या हुआ है, जब ये हो गया, घटनाएं घट गई, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा, काफी दुखद था। एक रिव्यू पिटीशन उसी मणिपुर हाईकोर्ट में डाला गया फिर से, और उसमें ये कहा गया कि इस तरीके से 80 एसटी कम्युनिटी में किसी को डालने का जो प्रावधान करना है, इस तरीके से उसके ट्राइबल स्टेटस को चेंज करने का जो प्रावधान है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय महोदया ही कर सकती है, माननीय राष्ट्रपति महोदया के अलावा अभी कोई नहीं कर सकता इसको, किसी के पास कोई अधिकार ही नहीं है। फिर उसी मणिपुर के हाईकोर्ट के बेंच ने क्या किया है कि ये एसटी कम्युनिटी को जो 4 सप्ताह में बदल, मैतेई को एसटी में का जो दर्जा देने का आदेश था 4 सप्ताह के भीतर, उस पूरे पैरा को ही हटा दिया गया है। ये आप सोच सकते हैं ये कितना हास्यास्पद है। आपके एक डिसीजन के कारण कितने लोगों की जानें चले गई, पूरा का पूरा मणिपुर जल गया। आपको उस समय नहीं दिखा था कि उस पैरा को या तो स्टे लगा दें या कुछ कर दें? बिल्कुल ये हो सकता है, ये हाईकोर्ट के साथ हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये क्या क्या हुआ था? अब रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा है कि आपके पास ये अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब आप गैर अधिकार वाला काम कर लिए थे। हद है।
तो न्यूज यही है कि उसको जो है कि मणिपुर में उस पैरा को जो कहा गया था कि एसटी कम्युनिटी को, मैतेई को एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए, उसको पैरा को हटा लिया गया है। मतलब कि बैक टू नॉर्मल चला गया है सारा चीज, वहां पे नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुका है। लेकिन लेकिन ये पेश यहाँ पे है, ये जो मैतेई ट्राइब यूनियन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इन्होंने कहा है कि हम फिर विरोध करेंगे। अगर ये फिर विरोध करते हैं और सिचुएशन उस तरीके से हम नहीं चाहते हैं कि हो, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इनका घोषणा है, खैर कोई भी नाराज हो ही जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बोलिए सर मैं ना इसमें एक ये बोलना चाहूंगी बोलो। कि ये लोग ना वो होते हैं सर, मरने मारने पे उतारू होते हैं सर। हाँ, हमारे तो यहाँ ऐसे एक दो हैं जमातिया करके, ये चुप रहेंगे, गुस्सा होंगे तो बहुत खतरनाक वाले सर। तो अच्छा, मुझे लगता है इसका भी उनको असर है, एक राइफल दूसरे वगैरह को नहीं वो रहे, ऐसे कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से कोई राइफल सर वगैरह वो नहीं तो ना है, चलाते हैं। सर लेकिन मतलब इनका जो है ना स्वभाव बहुत सॉफ्ट है, गुस्सा नहीं होंगे जल्दी, और हो जाएंगे तो फिर वो सीधे खत्म। चलिए तो ये खैर, दिक्कत है इनके अंदर। देखिए होता ही है। नागालैंड को जब 1963 में नेहरू जी मिला रहे थे भारत में, तो वो तो या तो मारने के लिए तैयार थे या मरने के लिए तैयार थे, लेकिन हाँ इनका यही है। किसी तरीके से समझा बुझा के नागालैंड को भारत में मिलाया गया है। तो ऑब्वियस बात है और इस सर तरीके अगर से। एक बोल दिया ना, जिनका एक कम्युनिटी का बोल दिया, गलत भी बोलेगा हाँ तो सब बोलेगा हाँ हाँ, कोई सोचेगा ही नहीं, बस सब देखिए उसके इस चीज पीछे चल को देंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। कहीं पे भी जब कोई माइनॉरिटी के फॉर्म में रहता है ना, कहीं पे भी, चाहे वो आप रहें अमेरिका में चले जाएं, तो एक बिहारी या फिर एक इंडियन कुछ भी बोलेगा ना, हो सकता है कि यहाँ पे वो आप और वो मैतेई वाले दोनों मिलके लड़ते हों, लेकिन अगर आप दोनों अमेरिका में चले जाएंगे, वहां पे आप माइनॉरिटी स्टेटस हो जाएगा, इतने प्यार से और इतने मिलके दोनों रहेंगे, और वो गलत सही जो भी बोलेगा हम मिलाया ही जाएगा। ये होता है, ये एक समाज का डर है, जो मतलब कि कम पर संख्या में लोग हैं, इस तरीके की चीजें होती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा ही होता है। तो आई लेकिन सर थिंक ये लोग ना मेहनती बहुत होते हैं सर, बहुत बहुत बिल्कुल, ईमानदार हमारे भी जो भी होते हैं। ट्राइबल्स लोग हैं उनका सम्मान है, वो काफी मेहनत करते हैं, और उनकी भूमि है, और उनका जो लाइफ हाँ स्टाइल है और ये उनसे हमें काम, काफी चीजों को हाँ सीखने को मिलता है। हाँ सर, ये कोई काम और ड्यूटी से पीछे कभी नहीं हटते। हम बिल्कुल। लोग तो थोड़ा डिले या कुछ करेंगे, ये तुरंत क्विकली वर्क करते हैं एकदम, अच्छा, मतलब अच्छे होते हैं। मतलब लेकिन सीआरपीएफ वही में है इनको थोड़ा भी है, थोड़ा। आते हैं ये लोग दिल्ली वगैरह आके जॉब करते हैं। हाँ सर, हमारे में तो बहुत सारी लड़कियां भी हैं और ये लोग भी हैं। अच्छा, तो उन्हीं लोग से पूछे कि ग्राउंड में क्या हो रहा है आपके यहाँ, तो वही लोग अच्छे से समझाए कि हमारे यहाँ ऐसा चल रहा है मैडम, हम लोग आपस में झगड़ा ले रहे हैं, हमारा हक ले रहा है वो लोग मैतेई के बारे में। बोले वो बाहर से आके बस गया है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। बोला ऐसा तो नहीं है सर, लेकिन क्या ही बोले हम। हम्म, हम्म। चलिए, तो इकोनॉमी का हम लोग ओवरव्यू ले रहे थे, तो हम लोगों ने कल जो है कि आपको बैंकिंग वाला ओवरव्यू दे दिया था, है ना।